स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। स्टूडेंट्स, जनरल साइंस के पार्ट बायोलॉजी से अपना जो रनिंग टॉपिक है, जो चल रहा टॉपिक है, वो है पौधे के विभिन्न भाग, जिसमें हम मूल या जड़ डिस्कस कर रहे हैं। और मूल या जड़ का हम आज लेक्चर 3 डिस्कस करने वाले हैं। इसके 2 लेक्चर मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ। पहले लेक्चर में हमने जड़ों के प्रकार और जड़ के जो प्रमुख क्षेत्र होते हैं उनकी चर्चा की। दूसरे लेक्चर के अंदर हमने जड़ों के रूपांतरण के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने पहले मूसला जड़ का रूपांतरण पढ़ा। मूसला जड़ के रूपांतरण में हमने 4 प्रकार के रूपांतरण पढ़े थे मूसला जड़ के। तो जड़ के रूपांतरण या मूल के रूपांतरण, कन्वर्जन ऑफ रूट, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, तो ये अपना टॉपिक चल रहा है, जिसमें अपने मूसला मूल के 4 रूपांतरण पढ़े थे: शंकुरूपी, तर्करूपी, कुंभीरूपी और गांठदार। ऐसे ही फिर अपस्थानिक जड़ों में पढ़े थे खाद्य पदार्थों के स्टोरेज के लिए, खाद्य स्टोरेज के लिए, जिसमें हमने कंदिल जड़, गुच्छित जड़, ग्रंथिल जड़, मणिरूपी और वल्लित जड़ पढ़ी थी। फिर आया था स्वांगीकारी जड़ें, और फिर हमने पढ़ी थी न्यूमेटोफोर जड़ें। उसके बाद हम आज डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे एक तो आर्द्रता को अवशोषित करने वाली जड़ें। अपस्थानिक जड़ों के रूपांतरण हम पढ़ रहे हैं। जिन्होंने अभी पिछला वीडियो नहीं देखा है वो पहले पिछला वीडियो देख लें, क्योंकि आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। और आज हम इस मूल टॉपिक को, जड़ टॉपिक को खत्म करने वाले हैं, जिसमें हम अपस्थानिक जड़ों के रूपांतरण जो रह गए हैं वो, इसके अलावा पार्श्व जड़ों की उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे, और द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री पौधों की जड़ों में मुख्य क्या अंतर होता है उसको डिस्कस करेंगे हम लोग। तो अपस्थानिक मूल के रूपांतरण, जिसमें हम आज जो पढ़ेंगे, एक तो आर्द्रताग्राही मूल, जो वातावरण से नमी को अवशोषित करती है, आर्द्रताग्राही मूल। इसके अलावा चूषक मूल, चूषक मतलब सकिंग, चूषक मूल सकिंग, ये एपिफाइट्स मूल होती हैं। आर्द्रताग्राही मूल जो होती हैं वो एपिफाइटिक रूट बोलते हैं उनको हम, अधिपादपीय जड़। ये चूषक मूल, सकिंग रूट आएगी, और उसके बाद आ जाएगी मजबूती प्रदान करने वाली, जड़ें। तो ये अपस्थानिक जड़ों के रूपांतरण है: आर्द्रताग्राही जड़ें, चूषक जड़ें और मजबूती प्रदान करने वाली जड़ें। अब स्टूडेंट्स, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हमारे चैनल पर कॉम्पिटिटिव साइंस के वीडियो जो हैं वो कंटिन्यू अपलोड हो रहे हैं। डेली 3 या 4 वीडियो जो है मैं अपलोड कर रहा हूँ, और आप उन वीडियोस के थ्रू अपना कंपटीशन एग्जाम जो है वो क्लियर कर सकते हैं। आप यूट्यूब पर हमारे चैनल को शशि सिडाना नाम से भी सर्च कर सकते हैं। और रीट साइंस एंड मैथ की मैं टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट कर चुका हूँ। एसएसटी में राजस्थान जीके के वीडियो मेरे द्वारा अपलोड किए जा रहे हैं। तो आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि सभी स्टूडेंट इसका जो है वो बेनिफिट उठा सकें। तो अब बात करते हैं हम आर्द्रताग्राही जड़ों की। आर्द्रताग्राही जड़ जो होती है वो अधिपादपीय जड़, एपिफाइटिक रूट। क्वेश्चन आता है अधिपादपीय जड़ किसका उदाहरण है, तो आर्द्रताग्राही जड़ का उदाहरण है एपिफाइटिक रूट। अधिपादप की, एपिफाइट की जो वायवीय जड़ होती है उसमें वेलामेन उत्तक पाया जाता है। वेलामेन उत्तक, ये वेलामेन उत्तक जो होता है ये वायुमंडलीय नमी को अधिशोषित करने की क्षमता रखता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अधिपादपीय जड़ में पाया जाने वाला उत्तक है कौन सा? वेलामेन उत्तक। आर्किड की जो जड़ें हैं, आर्किड प्लांट की जो जड़ें हैं वो आर्द्रताग्राही जड़ें होती हैं। आर्किड प्लांट, ये उत्तक बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्द्रताग्राही जड़ों में पाया जाने वाला उत्तक वेलामेन उत्तक। उसके बाद आती है चूषक जड़, सकिंग रूट। इसके जो चूषकांग होते हैं, जो चूषक जड़ का उदाहरण बता दूं आपको, जैसे हम अमरबेल लगाते हैं,
अमर बेल के बारे में सबने सुना होगा कि अमर बेल जो है, कसकूटा बोलते हैं इसको, कसकूटा के नाम से ये आती है पेपर के अंदर। अमर बेल के नाम से बहुत कम चांस है इसका आने का, कसकूटा के नाम से पेपर में पूछा जाता है। ये क्या होता है, तने के ऊपर लिपट जाती है, तने के ऊपर लिपट जाती है इस तरह से अमर बेल तने के ऊपर लिपटी रहती है। और ये जो दूसरे पादप का तना होता है, परजीवी पौधे के तने से ये जो चूषक जड़ें होती हैं, इसका जो प्रपोशी होता है, जिस तने पर ये लिपटी हुई हैं, जिस तने के ऊपर ये लिपटी हुई हैं, तो अमरबेल खुद परजीवी है। परजीवी यानी दूसरे पर जीवन व्यतीत करने वाला। और जिस तने पर ये लिपटी होती है वो तना होता है परपोशी का तना। परपोशी यानी जिससे ये पोषण ले रहा है, जिससे ये पोषण ले रहा है। अब होता क्या है, इसमें कुछ चूषकांग पाए जाते हैं जिन्हें होस्टोरिया कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, होस्टोरिया क्या है? होस्टोरिया जो है वो चूषक जड़ों के चूषकांग है। होस्टोरिया चूषक जड़ों के चूषकांग, इंग्लिश में टर्म लर्न कर लेना, होस्टोरिया। हिंदी में चूषकांग ही बोलते हैं इनको, होस्टोरिया। होस्टोरिया जो है इनके चूषकांग हैं। इस जड़ पर कुछ चूषकांग होते हैं जो उस तने में प्रवेश कर जाते हैं और उसके उत्तकों से अपना पोषण लेते रहते हैं। तो अमरबेल उदाहरण है चूषक मूल का, और इसमें जो चूषकांग पाए जाते हैं वो है होस्टोरिया। ये परपोषी तने के अंदर चले जाते हैं, उसके उत्तकों से पोषण लेते हैं। उसके बाद आती है मजबूती प्रदान करने वाली जड़ें। ये भी इंग्लिश टर्मिनोलॉजी याद रखना, क्योंकि हिंदी टर्मिनोलॉजी में गड़बड़ है बुक्स के अंदर। जैसे पहली आती है प्रोप रूट। अब कुछ किताबों में तो प्रोप रूट को कहा हुआ है अवस्तंभ, और कुछ किताबों में कहा हुआ है स्कंद। वैसे सही स्कंद ही है, स्कंद को ही ज़्यादातर सही माना जाता है। अवस्तंभ जो होती है वो, अवस्तंभ जो होती है वो स्टिल्ट रूट होती है, स्टिल्ट रूट। लेकिन अपने इंग्लिश टर्मिनोलॉजी ही लर्न कर लें, स्टिल्ट रूट। स्टिल्ट रूट ये अवस्तंभ जड़ होती है। स्टिल्ट रूट को अवस्तंभ जड़ बोलते हैं हम लोग। प्रोप रूट क्या है? देखो, प्रोप रूट बरगद के अंदर पाई जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोप रूट बरगद में पाई जाने वाली अपस्थानिक जड़ है प्रोप रूट। होती क्या प्रोप रूट? जैसे ये मान लो बरगद का पेड़ है, ये बरगद का पेड़ है कोई, इसकी जो शाखाएं होती हैं बरगद के पेड़ की बहुत बड़ी बड़ी और बहुत भारी भारी होती है, इसलिए वो टूटकर नीचे गिर सकती थी। लेकिन इसकी शाखाओं से जड़ें निकल जाती हैं, और वो जड़ें जो होती हैं वो जमीन में धंस जाती हैं और उन शाखाओं को सहारा प्रदान करती हैं जो शाखाएं भारी होती हैं। ये तो इसका मूल तना था, और शाखाएं जो थी वो भारी थी। इसकी शाखाओं से बड़ी बड़ी जड़ें निकल जाती हैं जो लटकती हुई जमीन के अंदर चली जाती हैं और इन भारी शाखाओं को सहारा प्रदान करती हैं। तो ये बरगद का पेड़ था, और उस पेड़ से ये शाखाओं से ये जड़ें निकली हुई हैं जो जमीन के अंदर धंस जाती हैं और शाखाओं को सहारा प्रदान करती हैं। ये जो जड़ें होती हैं ये प्रोप जड़ें होती हैं। बरगद के पेड़ को अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको प्रोप रूट बहुत अच्छी तरह से दिखाई देंगी। बरगद के पेड़ से निकली होती हैं प्रोप रूट्स। उसके बाद आती हैं स्टिल्ट रूट्स, अवस्तंभ जड़ें। स्टिल्ट रूट क्या होता है? देखो, कोई तना है बहुत पतला है और हो सकता है वो गिर जाए, जैसे गन्ना। तो इसकी जो परव संधियां होती हैं, ये जो परव संधियां हैं, इनसे अनेक जड़ें उत्पन्न हो जाती हैं। यहाँ से अनेक जड़ें उत्पन्न हो जाती है परव संधियों से। परव संधियों से अनेक जड़ें उत्पन्न हो जाती हैं और ये तिर्यक रूप में वृद्धि करती हुई जमीन के अंदर धंस जाती हैं। यहाँ से तिर्यक रूप में वृद्धि करती हुई जमीन के अंदर धंस जाती हैं और इसे मजबूती प्रदान करती हैं। तो तने के आधारी भाग के समीप जो परव संधि होती है, तने के आधारी भाग के समीप, जो तने का बिल्कुल बेस है, उसके नज़दीक जो परव संधि है, उससे अनेक जड़ें निकल जाती हैं
और वो तिर्यक रूप से वृद्धि करती हुई जमीन के अंदर चली जाती हैं, जमीन के अंदर चली जाती है, मृदा के अंदर चली जाती हैं और पौधे को सहारा देती हैं। उदाहरण गन्ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गन्ने में पाई जाने वाली अपस्थानिक जड़ है स्टिल्ट रूट। स्टिल्ट रूट गन्ने के तने को सहारा देने वाली अपस्थानिक जड़ है स्टिल्ट रूट। बरगद में प्रोप रूट। और उसके बाद आती है आरोही जड़। आरोही यानी क्लाइंबिंग रूट, ये सब समझते हैं। आरोही यानी क्लाइंबिंग, क्लाइंब यानी ऊपर चढ़ना, तो क्लाइंबिंग रूट, आरोही, क्लाइंबिंग रूट। क्लाइंबिंग रूट जो होती है वो मनी प्लांट जो है, क्लाइंबिंग रूट पाई जाती है मनी प्लांट में। इसके अलावा पान में भी क्लाइंबिंग रूट होती है। तो इसमें क्या होता है कि जो कमज़ोर तने वाले, बिल्कुल जिनका तना कमज़ोर, जैसे गिलोय है, इसका तना भी बिल्कुल कमज़ोर है, तो इसकी पर्व संधियों से कुछ एक जड़ें निकलती हैं और ये जड़ें जो होती हैं वो दूसरे पौधे के, जो दूसरे पौधे का तना होता है उसको आधार बना लेती हैं और उसके सहारे से ऊपर चढ़ती जाती हैं। क्लियर? तो आरोही, जैसे पान है, पान, इसमें क्या होगा, जैसे मान लो दूसरे पादप का तना है, ये मान लो कोई पादप है। अब पान में क्या होता है, क्लाइंबिंग रूट पाई जाती है। क्लाइंबिंग रूट में क्या होगा, ये खुद इसका तना कमज़ोर होता है, इसका तना कमज़ोर होता है, तो जो आरोही पौधा होता है, अब इससे जो जड़ें निकलती हैं ये दूसरे तने को आधार बना लेती हैं, दूसरे तने को आधार बना लेती हैं। जैसे ये दूसरे तने को इसने आधार बना लिया, आधार बना लिया, तो ये इसको पकड़ लेती है कस के ताकि नीचे ना गिरे, फिर लिपट कर आगे बढ़ जाएगी, फिर यहाँ से इसको पकड़ लेगी ताकि नीचे ना गिरे, फिर लिपट कर आगे चली जाएगी। क्लियर? तो इस तरह से क्लाइंबिंग रूट पाई जाती हैं जो दूसरे तने को आधार बनाकर, दूसरे तने को आधार बनाकर या उससे पकड़कर या उससे चिपक कर आरोहण में मदद करती हैं। ऐसी जड़ें आरोही जड़ें कहलाती हैं। पान में आरोही जड़ें पाई जाती हैं। पान मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मनी प्लांट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मनी प्लांट में भी आरोही जड़ें होती हैं। क्लियर? तो ये कुछ एक जड़ें जो अपस्थानिक मूल के रूपांतरण हमारे रह गए थे डिस्कस करने वाले, जिसमें हमने आर्द्रताग्राही मूल, अधिपादपीय जड़ यानी एपिफाइटिक रूट आर्द्रताग्राही मूल का उदाहरण है। आर्किड में आर्द्रताग्राही मूल्य पाई जाती है। और इसमें उत्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, वैलोबेन उत्तक, ये लर्न कर लेना आप लोग। क्वेश्चन यही आपके पास आने वाला है अगर आर्द्रताग्राही से क्वेश्चन पूछा जाता है तो। चूषक मूल के चूषकांक पूछे जाते हैं, होस्टोरिया। बरगद की रूट पूछी जाती है, प्रोप रूट, और गन्ने की रूट पूछी जाती है, स्टिल्ट रूट। बस ये 4 क्वेश्चन ही इसमें से निकलते हैं। उसके बाद चले हम हमारे जो पार्श्व जड़ की उत्पत्ति है, पार्श्व जड़ की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ लेटरल रूट, पार्श्व जड़ की उत्पत्ति। पार्श्व जड़ की उत्पत्ति समझने से पहले हमें जड़ की संरचना के बारे में समझना होगा। ज़्यादा डीप नहीं जाऊंगा मैं, हल्का फुल्का आपको बताऊंगा जड़ की संरचना के बारे में, क्योंकि पार्श्व जड़ कहाँ से निकलती है, कैसे निकलती है, वो सारा आपको क्लियर हो जाएगा जड़ की स्ट्रक्चर पढ़ते ही। और कितनी पार्श्व जड़ें निकल सकती हैं, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि एक पादप में मैक्सिमम पार्श्व जड़ें हो सकती हैं फ्लोएम की संख्या के बराबर, जाइलम की संख्या के बराबर, या आपको कह सकता है पेरिसाइकिल की संख्या के बराबर, या कह सकता है कोर्टेक्स की कोशिकाओं की संख्या के बराबर। तो ये अपने को पता होना चाहिए कितनी पार्श्व जड़ें हो सकती है। तो जड़ की स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहली परत जो होती है उसे हम एपिब्लेमा कहते हैं, एपिब्लेमा, जो कि एंडोडर्मिस का ही भाग है। एंडोडर्मिस, संपूर्ण पादप की बाह्य परत एंडोडर्मिस ही होती है, लेकिन जड़ में इसे एपिब्लेमा के नाम से जाना जाता है। एपिब्लेमा ये थोड़ी हार्ड होती है और जो इसी पे रूट हेयर लगे होते हैं, रूट हेयर इसी पे लगे होते हैं, और ये घर्षण के समय भी मदद करती है जड़ की, ताकि जड़ जो है वो क्षतिग्रस्त ना हो। रूट हेयर इसी पे लगे होते हैं एपिब्लेमा पे। अब मेन बातें इसकी नोट करते जाना। एक तो इस पे रूट हेयर लगे होते हैं, तो जब रूट हेयर लगे हुए हैं तो जल का अवशोषण यही भाग करता है, जल के अवशोषण का कार्य इसी का ही है, जल का अवशोषण यही करता है। जैसे आपको मैं यहाँ हल्का फुल्का बना देता हूँ, जैसे ये मान लो एपिब्लेमा है, ये रूट हेयर आ गया कोई,
ये रूट हेयर आ गया, तो ये एपिब्लेमा पर रूट हेयर लगे होते हैं। क्लियर। इसके बिल्कुल अंदर की ओर कोर्टेक्स होता है, बिल्कुल अंदर की ओर कोर्टेक्स, ज्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगा। कोर्टेक्स में अंतर्वायवीय स्थल पाए जाते हैं, यानी रिक्स्थन पाए जाते हैं, गैप पाया जाता है, जिसका कोर्टेक्स का जो मुख्य कार्य होता है वो खाद्य व जल का भंडारण करना। ये जल का अवशोषण करता है, ये खाद्य व जल का भंडारण करता है। कोर्टेक्स, वलकुट बोलते हैं हम लोग हिंदी में। कोर्टेक्स कार्य खाद्य व जल भंडारण, जल व खनिज लवण अवशोषण होता है रूट हेयर के द्वारा, और खाद्य व जल का भंडारण करता है कौन? कोर्टेक्स। खाद्य व जल का भंडारण। कोर्टेक्स के बिल्कुल अंदर ढोलकाकार कोशिकाएं होती हैं। तो इस तरह से ढोलक के जैसी कोशिकाएं होती हैं कोर्टेक्स के बिल्कुल अंदर, जो कि एंडोडर्मिस है, अंतः त्वचा है। ये एंडोडर्मिस है। कोर्टेक्स के बिल्कुल भीतर की ओर ढोलकाकार कोशिकाएं एंडोडर्मिस होती हैं, और एंडोडर्मिस के अंदर के सभी उत्तक स्टील रंभ कहलाते हैं। एंडोडर्मिस के सभी जो अंदर के उत्तक आएंगे वो सारे रंभ कहलाएंगे। तो अंदर का भाग रंभ हो जाता है एंडोडर्मिस के। तो ये एंडोडर्मिस आ गई, जो कि अरिया रूप से व्यवस्थित होती है। अरिया यानी रेडियल, यानी गोल होती है ऐसे, ये पूरी ये गोलाई होगी पूरी ऐसे। क्लियर। अरिया रूप से व्यवस्थित होती है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के अंदर भीतर की ओर एक और लेयर होती है जिसे हम परिरंभ या पेरिसाइकिल कहते हैं। ये बिल्कुल अंदर की ओर परिरंभ है। परिरंभ यानी पेरिसाइकिल, गोल होता है, ये गोलाई में आएगा। क्लियर। ये पेरिसाइकिल है। ये एंडोडर्मिस हो गई ऊपर वाली, और ये होगी पेरिसाइकिल, बिल्कुल अंदर की परत। इस पेरिसाइकिल में, पेरिसाइकिल के बाद जो स्ट्रक्चर आती है, पेरिसाइकिल जो है, ये इंपॉर्टेंट बात है अब यहाँ, पेरिसाइकिल ही से ही पार्श्वीय जड़ निकलती है। पेरिसाइकिल से ही पार्श्वीय जड़ निकलती है। द्विबीजपत्री पौधों के में पेरिसाइक्लिक कैम्बियम व कोरक कैम्बियम का निर्माण करता है। कैम्बियम और कोरक कैम्बियम की उत्पत्ति भी पेरिसाइकिल से ही होती है। कैम्बियम एंड कोरक कैम्बियम की उत्पत्ति, ऐधा और काग ऐधा बोलते हैं हिंदी में। कैम्बियम और कोरक कैम्बियम की उत्पत्ति का स्थल भी पेरिसाइकिल ही है। पार्श्वीय जड़ की उत्पत्ति का स्थल पेरिसाइकिल है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेरिसाइकिल जड़ के किस भाग, पार्श्वीय जड़ की उत्पत्ति जड़ के किस भाग से होती है? पेरिसाइकिल। हिंदी में परिरंभ बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं परिरंभ। इसके बिल्कुल अंदर आते हैं वेस्कुलर मंडल, संवहनी उत्तक। वेस्कुलर मंडल, वेस्कुलर मंडल में क्या होगा? यहां जाइलम, ये जाइलम आ गया। जाइलम के, ये जाइलम चल रहा है यहां, धीरे धीरे इसका आकार बढ़ता जाता है, मेटाजाइलम। फिर यहाँ फ्लोएम आ जाता है, ये फ्लोएम आ गया मान लो। कोशिकाएं नहीं दिखा रहा हूँ मैं, जस्ट आपको आइडिया दे रहा हूँ। फिर ये गोलाई में ऐसे, मैंने पहले बताया कि ये गोलाई में ही हूँ, तो फिर यहाँ जाइलम आ जाता है, ये जाइलम आ गया। फिर यहाँ फ्लोएम आ जाता है, फिर जाइलम आ जाता है, फिर फ्लोएम आ जाता है, फिर जाइलम आ जाता है, फिर फ्लोएम आ जाता है। यानी जाइलम और फ्लोएम के जो पूल हैं, जो कोशिकाएं हैं, जो बंडल हैं, वो एकांतर क्रम में व्यवस्थित होते हैं, एकांतर क्रम में व्यवस्थित होते हैं। और इन बंडलों को जोड़ने के लिए कंजक्टिव पैरेन्काइमा, संयोजी मर्दूतक, इसके बिल्कुल साथ में ये संयोजी मर्दूतक कोशिकाएं होती हैं जो इनको जोड़े रखती हैं। ये संयोजी मर्दूतक कोशिकाएं हैं जो इनको जोड़े रखती हैं। ये संयोजी मर्दूतक कोशिकाएं हैं जो इनको जोड़े रखती हैं। और द्विबीजपत्री पौधों में जो जाइलम होते हैं, ये जाइलम फ्लोएम के जो बंडल होते हैं, ये 2 से लेके 6 तक होते हैं। 2 से लेके 6 तक, यानी संवहनी बंडल 2 से लेके 6 तक। जैसे ये एक बंडल है जाइलम फ्लोएम वाला, ये दूसरा बंडल है जाइलम फ्लोएम का, ये तीसरा बंडल है, ये चौथा बंडल है। तो यहाँ 4 बंडल मैंने दिखाए हैं। ऐसे 2 से लेके 6 बंडल होते हैं द्विबीजपत्री के अंदर। एक बीजपत्री के अंदर बहुत सारे बंडल होते हैं, इसीलिए एक बीजपत्री को पोली आर्क बोलते हैं। एक बीजपत्री के जो संवहनी बंडल है वो पोली आर्क है।
पोली आर्क मतलब ऐसे बहुत सारे संवहनी बंडल उसमें पाए जाते हैं। और इसका जो होता है डाई आर्क टू हेक्सा आर्क बोलते हैं, यानी 2 से लेके 6 तक, 2 से लेके 6 तक बंडल इसमें पाए जाते हैं। और इसके बिल्कुल अंदर यहाँ ये भाग जो होता है बिल्कुल सेंटर वाला, ये होता है पित्त या मज्जा, पित्त या मज्जा, पित्त या मज्जा। अब पित्त या मज्जा क्या होता है, जो बिल्कुल ये बिल्कुल सेंटर वाला भाग है इसका, ये पित्त या मज्जा है। और जो द्विबीजपत्री होते हैं कई बार उनमें ये मेटाजाइलम आपस में जुड़ जाते हैं, ये वाला मेटाजाइलम आपस में आके जुड़ जाते हैं, तो फिर उस केस में पित्त भाग पाया ही नहीं जाता। द्विबीजपत्री में या तो पित्त छोटी होती है या पाई नहीं जाती, लेकिन एक बीजपत्री में जो पित्त भाग होता है वो बहुत बड़ा होता है। ये डिफरेंस है, आपसे पूछा जा सकता है एक बीजपत्री जड़ द्विबीजपत्री जड़ से भिन्न है, क्योंकि एक बीजपत्री में पित्त भाग बड़ा होता है, द्विबीजपत्री में पित्त भाग या तो होता ही नहीं या अनुपस्थित होता है। क्लियर, या तो होता ही नहीं पित्त भाग, और या तो होता ही नहीं या छोटा होता है, या अनुपस्थित होता है या छोटा होता है। एक बीजपत्री में जो संवहनी बंडल होते हैं वो पोली आर्क यानी बहुत सारे संवहनी बंडल पाए जाते हैं, और द्विबीजपत्री में जो संवहनी बंडल होते हैं वो 2 से लेकर 6 तक होते हैं। अब जो बात आती है पेरीसाइकिल की, हमने पढ़ा कि पार्श्वीय जड़ की उत्पत्ति हम डिस्कस कर रहे हैं पेरीसाइकिल से होती है। अब कितनी पार्श्वीय जड़ें होंगी, जितने जाइलम होंगे, जितने ये जाइलम के बंडल हैं उतनी ही पार्श्वीय जड़ें होंगी। होता क्या है देखो पार्श्वीय जड़ में, ये आपको यहां मैं इसको ये जाइलम दिखाया मैंने, ये जाइलम दिखाया हुआ है, एक पार्ट दिखाया मैंने, जाइलम का एक बंडल दिखाया, यहाँ जाइलम कोशिकाएं दिखाई हैं। इसके सामने का जो पेरीसाइकिल है कैसे बनती है पार्श्व जड़ वो बता रहा हूं आपको। ये जाइलम के सामने की जो पेरीसाइकिल कोशिकाएं हैं, ये वाली पेरीसाइकिल कोशिकाएं जो जाइलम के बिल्कुल सामने पड़ी हैं, इनमें विभाजन होता है। विभाजन होकर ये अपनी संख्या बढ़ाती हैं, संख्या बढ़ाते ही ये एंडोडर्मिस पर दाब डालती हैं और यहाँ एक उभार बनना शुरू हो जाता है। इस जगह ये संख्या बढ़ती है तो यहाँ एक उभार बनना शुरू हो जाता है, और ये दाब धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और अंततः ये एपिब्लेमा को भेद कर बाहर निकल जाता है और पार्श्वीय जड़ की उत्पत्ति होती है। तो पार्श्वीय जड़ की उत्पत्ति होती है इस परिरंभ से, पेरीसाइकिल से। पेरीसाइकिल की कोशिकाएं विभाजित होती हैं, संख्या बढ़ाती हैं, एंडोडर्मिस पर दाब डालती हैं, तो यहाँ एक उभार बन जाता है। वो उभार वलकुट को भेद कर बाहर की ओर निकलता है और अंततः वो सारी परतों को भेद कर उभार जो होता है, यहाँ से जो निकला हुआ उभार होता है वो पूरा बाहर आ जाता है और पार्श्व जड़ के रूप में हमारे को दिखाई देता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पार्श्व जड़ की उत्पत्ति कहाँ से होती है? पेरीसाइकिल से। पेरीसाइकिल से पार्श्व जड़ की उत्पत्ति होती है, और एक बीजपत्री में केवल और केवल पार्श्व जड़ की उत्पत्ति ही होती है। कैम्बियम और कोरक कैम्बियम नहीं बनते, कैम्बियम और कोरक कैम्बियम नहीं बनते, केवल और केवल पार्श्वीय जड़ ही बनती है। लेकिन द्विबीजपत्री में पार्श्वीय जड़ भी बनती है, कैम्बियम भी बनता है, कोरक कैम्बियम भी बनता है। और कैम्बियम और कोरक कैम्बियम का निर्माण मतलब द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। द्विबीजपत्री में द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है, एक बीजपत्री में द्वितीयक वृद्धि नहीं पाई जाती। द्विबीजपत्री में द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है, एक बीजपत्री में द्वितीयक वृद्धि नहीं पाई जाती। अब द्वितीयक वृद्धि क्या होती है वो मोटा मोटा बता रहा हूं आपको। देखो, वृद्धि 2 प्रकार की होती है, चाहे हम मानव में लें चाहे हम पादपों में लें। एक तो लंबाई बढ़ना और एक मोटाई बढ़ना, यानी मोटे हो जाना, और एक लंबा होना। अपने क्या देखते हैं जनरली, जो लंबा होता है उसको बढ़िया मानते हैं, जो मोटा होता है उसको बढ़िया मानते हैं। अपने नॉर्मली आदमी में ही चलें, पादपों में ना चलें, तो अपने क्या कहते हैं कि वाह यार हाइट बहुत अच्छी है। कभी यूं कहे वाह यार इसका ये तो मोटापा बड़ा अच्छा है, इसका मोटापे को अच्छा नहीं माना जाता। तो जो हाइट बढ़ना है वो प्राथमिक वृद्धि है, उसी को ही देखा जाता है, वो प्राथमिक वृद्धि होती है। तो पौधे की लंबाई बढ़ना उसकी प्राथमिक वृद्धि है। ऐसे ही हमारी प्राथमिक वृद्धि भी यही है, वही देखी जाती है प्राथमिक वृद्धि ही। तो एक बीजपत्री में सिर्फ प्राथमिक वृद्धि होती है, द्वितीयक वृद्धि नहीं पाई जाती। द्विबीजपत्री में द्वितीयक वृद्धि यानी पौधे मोटाई भी बढ़ती है पौधे की, तो द्विबीजपत्री में लंबाई भी बढ़ती है, मोटाई भी बढ़ती है।
कैम्बियम और कोरक कैम्बियम का निर्माण जो है वो द्वितीयक वृद्धि को ही बताता है। इतना डीप हम नहीं जाएंगे क्योंकि हम लोग कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बीएससी में थ्योरी पढ़ रहे होते तो फिर हम कोरक कैम्बियम ये सारा पढ़ते, द्वितीयक वृद्धि भी पढ़ते, लेकिन अभी हमने इतना ही ध्यान रखना है। द्वितीयक वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल है पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल पार्श्वीय जड़ के निर्माण के लिए रिस्पॉन्सिबल है पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल पार्श्वीय वृद्धि का पार्श्वीय जड़ का निर्माण करता है और एक बीजपत्री पादपों में पार्श्वीय जड़ पाई जाती है, कैम्बियम और कोरक कैम्बियम का निर्माण नहीं होता। और द्विबीजपत्री में पार्श्वीय जड़ भी बनती है, कैम्बियम भी बनता है और कोरक कैम्बियम भी बनता है। अब बात आती है पार्श्वीय जड़ों की संख्या कितनी होगी। जितने जितने ये संवहनी पूल होंगे ना, जितने ये जाइलम वाले बंडल होंगे, जितने ये जाइलम दारू कोशिकाएं पाई जाएंगी, दारू कोशिकाएं बोलते हैं हिंदी में, जैसे ये जाइलम वाली कोशिकाएं हैं, ये जाइलम वाली कोशिकाएं हैं, ये जाइलम वाली कोशिकाएं हैं, ये जाइलम वाली कोशिकाएं हैं। जैसे आपको 4 दिख रही हैं तो यहाँ से 4 ही पार्श्वीय जड़ें निकलेंगी, क्योंकि जाइलम के सामने वाले, बिल्कुल सामने वाले पेरिसाइकिल में ही से ही पार्श्वीय जड़ बननी है। तो यहाँ से पार्श्वीय जड़ बननी है, यहाँ से पार्श्वीय जड़ बननी है, इसके सामने वाले पेरिसाइकिल से पार्श्वीय जड़ बननी है और इसके सामने वाले पेरिसाइकिल से पार्श्वीय जड़ बननी है। यानी जाइलम के सामने वाली पेरिसाइक्लिक कोशिकाएं विभाजित होकर ही पार्श्वीय जड़ बनाती हैं। यानी पार्श्वीय जड़ों की जो संख्या होती है वो जाइलम की संख्या पर डिपेंड करती है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हम जड़ के रूपांतरण, पार्श्व जड़ की उत्पत्ति या पार्श्वीय जड़ की उत्पत्ति और इसके अलावा एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में अंतर के बारे में हमने जाना। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है, समझ आया है, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।